नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 7 भाग 4 तक पढ़ लिया था। भाग 4 में आपने जंतु में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं भाग 5 में। इसका आगे टॉपिक में आते हैं कि जो कि है केंचुआ यानी अर्थवर्म किसे कहते हैं। भाग 5 का टॉपिक है केंचुआ। पहले तो हम समझेंगे केंचुए के बारे में कुछ सामान्य बातें कि ये जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, कशेरुकी है, आकशेरुकी, कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें। तो याद कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केंचुआ एक स्थलीय प्राणी है, स्थल पर पाया जाता है। केंचुआ कैसा प्राणी है? स्थलीय प्राणी है, जलीय प्राणी नहीं होता। दूसरा ये आकशेरुकी प्राणी है, यानी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट नहीं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनमें कशेरुक दंड जीवन की किसी भी अवस्था में नहीं पाया जाता। आकशेरुकी प्राणी होते हैं, स्थलीय प्राणी होते हैं। इनके शरीर का रंग कैसा होता है? तो लाल भूरे रंग का होता है, ना तो पूरी तरीके से लाल ना तो पूरी तरीके से भूरा, दोनों का मिक्सचर होता है जिसे हम लाल भूरा रंग कहते हैं। लाल भूरे रंग के होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नम मिट्टी की ऊपरी सतह पर, जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जहाँ पर मिट्टी नम होती है वहाँ पर अधिकांशतः पाए जाते हैं, क्योंकि नम मिट्टी को खोदना आसान होता है, उसमें ये बिल बना के रहते हैं। दिन के समय ये जमीन के अंदर बिल बना के रहते हैं। और अगर आप इन्हें देखना चाहें तो बगीचों में देख सकते हैं, जहाँ पर ये अपने द्वारा त्यागे गए उत्सर्जी मल पदार्थों के ढेर के आसपास पाए जाते हैं। तो आपने मिट्टी में ये संरचना जरूर देखी होगी, अगर आपने देखा होगा खेतों में या बगीचों में, तो ऐसी संरचना जरूर देखी होंगी। तो ये क्या है? ये मृदा नहीं है, ये इन्हीं केंचुए द्वारा स्रावित उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी मल पदार्थ। ठीक है, सामान्य रूप से कहें तो इनकी पॉटी है केंचुए की। तो ये अपने मल पदार्थों को यहाँ पर इकट्ठा करते रहते हैं, एक ही जगह पर उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे ऐसी संरचना बन जाती है और इसी के इर्द गिर्द वे पाए भी जाते हैं। ठीक, ऐसी संरचना। तो अब आप मिट्टी में अगर आप ऐसी संरचना देखें तो हैरान मत होइएगा कि ये मृदा कैसे ऊपर आ गई है, मिट्टी कैसे ऊपर आ गई है। ये मिट्टी नहीं है, ये क्या है? केंचुए का मल पदार्थ है। इनके उत्सर्जी मल पदार्थों को कृमि छिप्ती या वर्म कास्टिंग कहते हैं। वर्म कास्टिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वर्म कास्टिंग क्या होता है। तो वर्म कास्टिंग या कृमि छिप्ती क्या होता है? तो कृमि छिप्ती क्या होता है याद करिए। कृमि छिप्ती वर्म कास्टिंग क्या होता है? केंचुए के उत्सर्जी मल पदार्थ को कहते हैं। इसका प्रयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। क्लियर है बात है? तो कृमि छिप्ती या वर्म कास्टिंग किसे कहते हैं? केंचुए द्वारा स्रावित उत्सर्जी मल पदार्थों को कहते हैं। ठीक, अब ऐसी संरचना देखना तो जान जाना इसके आसपास केंचुआ जरूर होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। भारत में पाई जाने वाली केंचुए की सामान्य प्रजाति कौन सी है? पूछा जा सकता है। दो प्रजातियां सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फेरेटिमा पोस्थुमा और लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस और फेरेटिमा पोस्थुमा इज द कॉमन स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म फाउंड इन इंडिया। याद करिए, भारत में पाए जाने वाले केंचुए की दो प्रजातियां, ये दोनों के दोनों नाम आपको साइंटिफिक याद होने चाहिए, फेरेटिमा पोस्थुमा एंड लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। याद हुआ? फेरेटिमा पोस्थुमा, लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। अब ये नाम आपको याद होना चाहिए, साइंटिफिक नेम सबके, जितने भी आपको बताए जाएंगे। मैं सबके नहीं याद करवाता, कुछ लोग अपनी कॉपी में दुनिया भर का साइंटिफिक नेम लिख डालते हैं, उसका कोई आवश्यकता नहीं है आपकी लाइफ में, इतना मत याद करिए। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो गूगल कर लेना, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते इतने। एग्ज़ाम में उतने ही नेम साइंटिफिक पूछे जाते जो आपकी किताब में है। तो इनके आपके नाम याद करने होंगे। केंचुए का साइंटिफिक नेम क्या है या जूलॉजिकल नेम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा जो भारत में पाई जाती है, और दूसरा लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। याद हो गया? इसका सामान्य से याद करने का मैं ट्रिक बता। तो जब भी चाउमीन खाना तो केंचुए को याद कर लेना, और अगर कोई और खा रहा है तो उससे ज़रूर बोलना कि तुम फेरेटिमा पोस्थुमा खा रहे हो, तो पूछेगा कि क्या है तो बता देना केंचुआ। केंचुए का नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा या लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। याद हो गया? ये है आपका फेरेटिमा पोस्थुमा जो थोड़ा गहरे रंग के होते हैं, और ये हैं आपके लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस।
ये केंचुआ है, देख रहे हैं ना, ये आपका है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा जो थोड़े गाढ़े रंग का होता है, थोड़े हल्के रंग का होता है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। ठीक, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनका जो शरीर है वह अनेक खंडों में, देख रहे हैं ऐसे खंड में स्थित होते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है, खंड में बहुत सारे, कितने होते हैं, लगभग 100 से 120 समखंड होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। तो केचुए का शरीर एकदम सपाट नहीं होता, क्या होता है, खंडों में बटा होता है। और ये खंड केवल ऊपर ही नहीं होता, शरीर के अंदर भी विभाजित होता है। आगे आपको 3D स्ट्रक्चर में दिखाया जाएगा। देखिए ये सारे खंड में होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे खंड कितने होते हैं, 100 से 120 खंड होते हैं। केचुए के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि इनमें कौन सा अंग कौन से खंड में है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 10वें 11वें खंड में नर जनन तंत्र यानी वृषण पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 6वें से 9वें खंड में शुक्र धानियाँ पाई जाती हैं, तो वैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वें से 19वें खंड में सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है। तो ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि कौन से खंड में कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबको याद करना होगा। तो केचुए का शरीर कैसा होता है, लंबा होता है, और दूसरा इनमें 100 से 120 समखंड यानी समान प्रकार के खंड पाए जाते हैं। शरीर खंडों में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जीव का शरीर खंड में होता है, तो खंडों में केचुआ। इनके शरीर पर एक संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। देखिए इनके शरीर पर एक ग्रंथिल ऊतक का बना एक परत होता है। किससे बना, ग्रंथिल ऊतक से बना एक परत होता है जिसे क्लाइटेलम या इंग्लिश में इसे कहते हैं पर्याणिक, सॉरी हिंदी में इसे कहते हैं पर्याणिक पाया जाता है। ठीक, आइए आगे दिखाते हैं आपको। देखिए शरीर 100 से 120 समखंडों में बटा होता है। देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, धारियाँ दिखाई दे रही है ना, ये धारियाँ क्या हैं, खंड ही हैं, ये खंड ही हैं। सिर्फ ऊपर ही नहीं, अंदर से भी ये खंड में विभाजित होती हैं। ठीक है, पृष्ठ तल पर एक गहरी मध्य रेखा, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़, आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है गहरी सी, ये देखिए गहरी रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ मध्य रेखा। इसे हम कहते हैं पृष्ठ मध्य रेखा है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, देखो हमारे शरीर में ये लाइनिंग है ना, वो कैसी दिखाई देती है, ये क्या है, रुधिर वाहिनी है ना, तो इसमें भी ये रुधिर वाहिनी ही है। इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ रक्त वाहिका। तो केचुए में एक लंबी, शुरू से लेकर अंत तक, मुंह से लेकर गुदा तक एक पृष्ठ रक्त वाहिका होती है, जिसके कारण इसके शरीर पर एक धार सी बनती है। इसे हम पृष्ठ मध्य रेखा कहते हैं, जो कि क्या है, पृष्ठ मध्य रेखा। केचुए में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केचुए में पृष्ठ मध्य रेखा क्या होता है, तो वह पृष्ठ रक्त वाहिका होती है। अब देखिए पृष्ठ और अधर, ये दो शब्द का याद मतलब समझिएगा। पृष्ठ और अधर भाग क्या होता है, पृष्ठ भाग मतलब पीठ वाला भाग, जैसे हमारा पीठ वाला भाग क्या है, ये, तो ये पृष्ठ भाग है और ये अधर तल है। तो वैसे ही केचुए में जैसे ऐसे रेंगता है ना, ऐसे, तो ये इसका पृष्ठ भाग हो गया, और इसके नीचे का भाग जो जमीन पर है वो क्या है, अधर भाग कहलाता है। तो इसके पृष्ठ पर एक गहरी रेखा जैसी पाई जाती है संरचना, जो कि एक्चुअल में क्या है, रक्तवाहिका है, जिसे हम पृष्ठ रक्तवाहिका कहते हैं। अब देखिए आ गया अधर तल। अधर तल मतलब उसके नीचे, अगर हम केचुआ जैसे जमीन पे चल रहा है, ठीक है, जमीन पे चल रहा है, इसको पकड़ के इसको हम उल्टा कर दें, तो उल्टा वाला भाग क्या कहलाता है, अधर तल। तो उस पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से वो जनन करता है।
आइए और बातें हम जानते हैं। ये रहा पूरी तरीके से फिगर। अच्छा, केचुए में मेल और फीमेल नहीं होता क्योंकि नर और मादा दोनों भाग एक ही में पाया जाता है। केचुआ क्या है, एक उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी इसके एक ही शरीर में नर भाग भी पाया जाता है, मादा भाग भी पाया जाता है। नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। हालांकि ये अकेले ही जनन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए इन्हें दो केचुए की जरूरत पड़ती है और दोनों केचुए एक दूसरे के साथ जनन करते हैं और दोनों ही एक ही समय में एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स करते हैं और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर बात करें, ये केचुए का डॉर्सल यानी पृष्ठ भाग है। कैसा भाग है? पृष्ठ भाग है। पृष्ठ भाग मतलब इस वाले भाग में वो जमीन पर रेंगता है। अगर इसको पकड़ के उल्टा कर दो, इसके नीचे का भाग ये है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल भाग या अधर तल। ये पृष्ठ भाग है यानी पीठ वाला भाग है, जिस पर आपको अभी बताए थे कि पृष्ठ पर एक रेखा पाई जाती है, मध्य रेखा, जो कि क्या होती है? ये रक्तवाहिका होती है। रक्तवाहिका शरीर में होती है जिसके वजह से ये दिखाई देती है बाहर, ठीक, पृष्ठ भाग पर। और अधर तल ये है जो जमीन से सटा होता है। पृष्ठ भाग पर अगर आप देखें तो इसके सबसे अग्रभाग पर मुख होता है, माउथ ओपनिंग, ठीक है। अग्रभाग पर क्या होता है? मुख होता है। और साथ ही साथ एक ये संरचना होती है, कैप जैसी संरचना, जिसे प्रोस्टोमियम या हिंदी में पुरोमुख कहते हैं। याद करिए, केचुए के अग्रभाग पर मुख व पुरोमुख यानी प्रोस्टोमियम होता है। ये प्रोस्टोमियम क्या है? एक संवेदी अंग है। पुरोमुख कैसी संरचना होती है? संवेदी संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है? मुख को बंद रखना या फिर केचुए को मिट्टी के अंदर बिल बनाते समय उसमें मृदा के अंदर जो भी दरारें हैं उनको खोदकर अलग करना, यानी खोदकर बिल बनाने में काम करता है ये पुरोमुख। याद करिए, केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख होता है। पुरोमुख एक फान जैसी संरचना होती है जो मृदा के दरारों को हटाकर बिल बनाने में सहायता करती है। पुरोमुख एक संवेदी अंग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केचुए में ऐसा कौन सा अंग है जो संवेदी अंग है? तो पुरोमुख यानी प्रोस्टोमियम। मैंने आपको क्या बताया कि केचुए का पूरा शरीर देखिए खंडों में विभाजित होता है। ये एक खंड हो गया, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड, छठवां खंड, सातवां खंड, ऐसे ऐसे करके देखिए आप खंड दिख रहे हैं ना, ढेर सारे खंड। तो कितने खंड होते हैं? 100 से 120 खंड होते हैं, है ना। अलग अलग खंडों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं। तो केचुए का जो प्रथम खंड होता है उसका नाम बताया गया है एनसीईआरटी में, तो याद करना पड़ेगा। उसका नाम है पेरिस्टोमियम, जिसे हिंदी में कहते हैं परितुंड। केचुए के प्रथम खंड को, ये देखिए केचुए का ये प्रथम खंड है, केचुए के प्रथम खंड को पेरिस्टोमियम यानी परितुंड कहते हैं। देखिए ये प्रोस्टोमियम है और ये पेरिस्टोमियम है। प्रो और पेरी में अंतर है। प्रोस्टोमियम जो कि मुख को ढकने वाली संरचना पुरोमुख कहलाती है, और पेरिस्टोमियम जो कि केचुए का प्रथम खंड होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि केचुए के प्रथम खंड यानी परितुंड पेरिस्टोमियम पर मुख और पुरोमुख पाया जाता है। पुरोमुख एक संवेदी संरचना होता है जो मृदा में दरारों को हटाकर बिल बनाने में सहायता करता है। क्लियर बात है? चौदह से 16 खंड में, 14 से 16वें खंड तक ग्रंथिल ऊतकों का बना एक परत होता है जिसे पर्याडिक या क्लाइटेलम कहते हैं। ये देखिए क्लाइटेलम, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पर्याडिक।
पर्याणिक किससे बना होता है? पर्याणिक बना होता है ग्रंथिल ऊतकों से, ग्रंथिल ऊतकों से। सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि केचुए का पर्याणिक किस ऊतक से बना होता है, तो केचुए का पर्याणिक यानी क्लाइटेलम ग्रंथिल ऊतक से मिलकर बना होता है। पर्याणिक किस खंड से किस खंड तक पाया जाता है? तो 14वें से 16वें खंड तक पाया जाता है। क्लियर है बात है? क्लाइटेलम की उपस्थिति के कारण इतनी बातें याद हो गई कि केचुए का प्रथम खंड क्या कहलाता है? परितुंड कहलाता है, जिसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। प्रथम खंड पर मुख और पुरोमुख होता है। पुरोमुख एक फान जैसी संरचना होती है जो संवेदी अंग का कार्य करती है और यह मृदा के दरारों को हटाकर बिल बनाने में सहायता करती है। उसके बाद आपने क्या जाना कि केचुए में 100 से 120 समखंड पाए जाते हैं। इनमें 14वें से 16वें खंड में ग्रंथिल ऊतक का बना एक कवर पाया जाता है, परत होती है। ठीक है, ये क्लाइटेलम है। तो परत होती है, उस परत को क्या कहते हैं? पर्याणिक या क्लाइटेलम कहते हैं, जो कि ग्रंथिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। बस फिगर में और अभी कुछ भी नहीं देखेंगे। जितनी बातें फिगर, हर फिगर की अपनी खास विशेषता है जो मैंने इसमें रखी है। फिगर के अन्यत्र चीज़ों को अभी ध्यान नहीं देंगे, जितना आपको बताया हूँ फिगर में उतना ही ध्यान देंगे। जैसे ये डॉर्सल सरफेस है, पृष्ठभाग है, वो अधर तल है, वेंट्रल भाग है। अब इसमें फीमेल जेनाइटल पोर ये सब अभी मत देखिए, ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा। देखिए शरीर के अग्रभाग पर, शरीर के अग्रभाग पर मुख एवं पुरोमुख प्रोस्टोमियम होता है। पुरोमुख एक संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन होता है। पुरोमुख एक पाली है जो मुख को ढकने वाली एक फान नुमा संरचना है। यह फान मृदा दरारों को खोलकर कृमि को उसमें रेंग कर जाने में मदद करती है। शरीर का पहला खंड क्या कहलाता है? परितुंड या पेरिस्टोमियम कहलाता है, जिसे हम मुख खंड भी कहते हैं। इसमें मुख उपस्थित रहता है। एक परिपक्व कृमि यानी एक केंचुए में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है। इन ग्रंथिल ऊतक वाले खंड को क्या कहते हैं? पर्याणिक या क्लाइटेलम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां पर भी दिया गया है फिगर में। यह है केचुआ, यह है केचुए का क्लाइटेलम भाग, पर्याणिक भाग। ठीक है, केचुए में पर्याणिक कौन से खंड को घेरे रहता है? 14 से 16वें खंड को घेरे रहता है। ठीक है, पर्याणिक एक आउटर कवरिंग है। देखिए क्लाइटेलम, ये एक बाहर से एक परत के रूप में पाया जाता है, ग्रंथिल ऊतक से बना हुआ एक परत है और कुछ नहीं है। अब इस पर्याणिक के पाए जाने के कारण हम केचुए के शरीर को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। ये पर्याणिक भाग हो गया। पर्याणिक से पहले जो पाया जा रहा है उसे हम कहते हैं अग्र पर्याणिक, अग्र पर्याणिक यानी प्री क्लाइटेलर रीजन। ठीक, ये पर्याणिक भाग हो गया यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और उसके बाद ये भाग यहां से लेकर ये पूरा भाग क्या कहलाता है? पश्च पर्याणिक। ये भाग कहलाता है पश्च पर्याणिक यानी पोस्ट क्लाइटेलर। क्लियर है बात है? तो केचुए में ग्रंथिल ऊतक का बना एक परत होता है जिसे पर्याणिक या क्लाइटेलम कहते हैं। 14वें से 16वें खंड को घेरे होता है। पर्याणिक के पहले वाले भाग को अग्र पर्याणिक यानी प्री क्लाइटेलर कहते हैं और पर्याणिक के बाद वाले भाग को पश्च पर्याणिक यानी पोस्ट क्लाइटेलर भाग कहते हैं। देखिए पर्याणिक कहते हैं इस प्रकार शरीर 3 प्रमुख भागों जो कि निम्न में विभक्त रहता है। अग्र पर्याणिक भाग यहां से लेकर यहां तक का अग्र पर्याणिक भाग, पर्याणिक भाग यानी क्लाइटेलर रीजन यहां से लेकर यहां तक के भाग को, और पश्च पर्याणिक भाग यानी पोस्ट क्लाइटेलर रीजन यहां से लेकर यहां तक का भाग। यह है। क्लियर है बात है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पांचवें से 9वें खंड में
अंतरखंडीय खांचों के अधर पार्श्वीय भाग में 4 जोड़ी शुक्रग्रहिका रंध्र यानी स्पर्मेथिकल अपर्चर स्थित होता है। कहाँ से? 5वें से 9वें खंड। ये 5वां खंड हो गया, 5वें से 9वें खंड। ये देखिए 5वां खंड और वहाँ से लेकर 9वें खंड। 9वें खंड में क्या होता है? स्पर्मेथिकल पोर्स यानी शुक्रग्रहिका रंध्र होता है। इसका उपयोग आगे आपको बताया जाएगा। इसी के माध्यम से जनन होता है, इनमें जनन की प्रक्रिया इसी के माध्यम से होती है। एक केचुए का जो स्पर्म थैलियाँ होती हैं, शुक्राणु थैलियाँ होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं इसी पोर के माध्यम से, इसी छिद्र के माध्यम से। ये एक केचुआ है ना, तो एक केचुए में ये इसका पोर है, दूसरे केचुए में जो शुक्राणु की थैलियाँ होती हैं वो जब इससे चिपकता है तो उस शुक्राणु की थैलियाँ इसी के माध्यम से इसके अंदर चली जाती हैं। शुक्राणु की थैलियाँ, इनमें जनन बड़ा जटिल प्रकार का होता है, आगे आपको बताएंगे। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्रग्रहिका रंध्र यानी स्पर्मेथिकल अपर्चर्स किस खंड में होता है? तो 5वें से लेकर 9वें खंड तक होता है। एकल मादा जनन छिद्र किस खंड में होती है? तो 14वें खंड में होती है। देखिए 14वां खंड ये है आपका फीमेल जेनाइटल पोर, मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होती है? 14वें खंड में होती है। एक जोड़ा नर जनन छिद्र किस खंड में होता है? 18वें खंड में। 18वें खंड में एक जोड़ा नर जनन छिद्र होता है। यहाँ पता नहीं क्यों बना दिया। एक जोड़ा नर जनन छिद्र पाया जाता है 18वें खंड में। याद करिए, शुक्रग्रहिका रंध्र, केचुए में शुक्रग्रहिका रंध्र यानी स्पर्मेथिकल अपर्चर कौन से खंड में होता है? 5वें से 9वें खंड में होता है। एक जोड़ी मादा जनन छिद्र, सॉरी एक जोड़ी नहीं, एकल मादा जनन छिद्र, सिंगल होता है, एक जोड़ी नहीं, एकल मादा जनन छिद्र किस खंड में होता है? 14वें खंड में होता है। एक जोड़ी नर जनन छिद्र किस खंड में होता है? 18वें खंड में होता है। ठीक है, 18वें खंड में। क्लियर बात है। इसके साथ साथ शरीर पर बहुत सारे नेफ्रेडियोफोर्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है इनके शरीर से। इसे हिंदी में वृक्कक रंध्र कहते हैं, वृक्कक रंध्र कहते हैं। क्लियर बात है। नेफ्रेडियोपोर्स, छोटे छोटे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम वृक्कक रंध्र कहते हैं। बहुत से छोटे छोटे छिद्र जिन्हें वृक्कक रंध्र नेफ्रेडियोपोर्स कहते हैं। अधर तल पर, ये सब बातें याद रखेंगे, नेफ्रेडियोपोर पृष्ठ तल पे नहीं पाया जाता, किस पर? अधर तल पर। यानी जब केचुए को उल्टा कर दोगे तब उसके अधर तल पर पाया जाता है, संपूर्ण शरीर पर पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा उत्सर्गिकाएं शरीर के बाहर खुलती हैं, उत्सर्गिकाएं शरीर के बाहर खुलती हैं और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। शरीर के प्रथम, अंतिम और पर्याणिक भाग को छोड़कर इनके शरीर पर एस आकार की सूक पाई जाती है। कहाँ कहाँ छोड़कर? याद करिए, केचुए के प्रथम, अंतिम और पर्याणिक रीजन, ये है क्लाइटेलर रीजन, पर्याणिक रीजन, इनको छोड़ दो। बाकी शरीर के समस्त भाग पर एस आकार के देख रहे हैं ना, रोए जैसे, बाल के रोए जैसे एस आकार के सूक पाए जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में सीटी कहते हैं। शरीर के प्रथम, अंतिम एवं पर्याणिक खंडों को छोड़कर, प्रथम, अंतिम और पर्याणिक खंडों को छोड़कर बाकी सभी देह खंड में एस आकार के सूक यानी सीटी पाए जाते हैं जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे होते हैं। उपकला गर्त यानी एपिडर्मल लेयर पर ये एस आकार की सीटी पाई जाती है। सूक छोटी छोटी बाल के समान संरचनाएं होती हैं जो कि फैल तथा सिकुड़ सकती हैं और गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद करिए, केचुए में जो गति होती है, गति में कौन सहायता करता है? सीटी सहायता करता है। कौन सहायता करता है गति में? केचुए की गति में कौन सहायता करता है? सूक या सीटी की मदद से केचुए गति करते हैं।
ठीक, ये यहाँ पर दिखा दिया कार्टून रूप में, और ये रहा उसका एक असली भाग। ऐसे ऐसी संरचना देखना, छोटी छोटी ऐसा आकार की होती हैं, इन्हीं को कहते हैं सूक या सीटी। तो कौन कौन से अंगों को छोड़कर, प्रथम, अंतिम और पर्यायिक भाग को छोड़कर बाकी शरीर के समस्त भागों पर ये पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम इसकी आकार की, आंतरिक आकार की, कि कहाँ कहाँ कौन से अंग पाए जाते हैं। केंचुए के आंतरिक आकार की, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। केंचुए का शरीर एक पतली आकोशिकीय परत से ढका होता है। केंचुए का शरीर एक पतली आकोशिकीय परत यानी कोशिका से नहीं बनता है, एक लेयर है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। आकोशिकीय परत, अगर कोई पूछे केंचुए में आकोशिकीय परत कौन सी होती है, तो केंचुए में आकोशिकीय परत कौन सी होती है? क्यूटिकल होती है। सबसे बाहरी परत, केंचुए का सबसे बाहरी परत कौन सा होता है? केंचुए का सबसे बाहरी परत क्या है? क्यूटिकल है। केंचुए का सबसे बाहरी परत क्या है? क्यूटिकल है, जो कि आकोशिकीय परत है, जिसे उपत्वचा यानी क्यूटिकल कहते हैं। इसके नीचे पाया जाता है एपिडर्मिस, अधिचर्म, एपिडर्मिस, और इसके नीचे दो पेशीय परतें पाई जाती हैं। देखिए, क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है एक लेयर जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे दो लेयर पाए जाते हैं, मसल लेयर। कौन सी लेयर? मसल लेयर, यानी पेशीय परतें पाई जाती हैं। और दो पेशीय परतों में से एक सर्कुलर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, यानी एक गोलाकार होती है, एक लंबवत होती है। तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं रेड कलर से, ये जो लेयर है ये है गोलाकार सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, यानी लंबवत। क्लियर है बातें? और उसके नीचे एक और परत होती है जिसे सीलोमिक लेयर कहते हैं। सबसे अंदर की ओर देहगुही उपकला यानी सीलोमिक एपिथेलियम पाई जाती है। तो याद करिए कि केंचुए में कौन कौन सी परत होती है। अगर आप केंचुए में उसके ऊपरी सतह को हटाएंगे यानी क्यूटिकल को हटाओगे तब दिखेगा एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। अधिचर्म लेयर को हटाओगे तब आएगा पेशी ऊतक। पेशी परतें दो होती हैं, एक परत निकलेगी जो सर्कुलर सेल से बनी हुई है, सर्कुलर मस्कुलर लेयर कहते हैं, वो निकालोगे, फिर आएगा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर यानी जो लंबवत पेशीय परतें हैं, उन्हें हटाओगे तब आएगा सीलोमिक यानी देहगुही उपकला आएगी, सीलोमिक एपिथेलियम आएगा। अब इनमें पूछा जा सकता है कि एपिडर्मिस किस प्रकार की उपकला से मिलकर बनी होती है, क्योंकि उपकला भी तीन प्रकार के होते हैं ना, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। तो केंचुए में जो अधिचर्म है वो स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक स्तर की बनी होती है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित होती हैं। ठीक, तो फिगर में ज़्यादा, अब जिस फिगर में जो चीज़ें बताई जा रही हैं बस उतने पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग फिगर में अलग अलग चीज़ें थी तो इसने हमने कई सारे फिगर इसमें रखा है, एक सिंगल फिगर में सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है। तो याद करिए केंचुए में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? उपत्वचा यानी क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल के बाद आता है एपिडर्मिस यानी अधिचर्म उपकला, उसके बाद पेशीय ऊतक आता है, पहले सर्कुलर यानी गोलाकार पेशीय परत, फिर आता है लंबवत पेशीय परत लॉन्गिट्यूडनल मसल, उसके बाद आता है एक आंतरिक लेयर जिसे हम सीलोमिक सीलोमिक एपिथेलियम यानी देहगुही उपकला कहते हैं। ये हो गया उसके शरीर के चर्म के बारे में, चमड़ी के बारे में। अब हम उसके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आखिर खाना वाना खाता होगा तो कैसे खाता होगा, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए इनमें भी एक संपूर्ण, एक वेल डेवलप्ड आहार नाल पाया जाता है। आहार नाल मतलब मुख गुहा से स्टार्ट होती है एक पाइप और ऐसे बढ़ते बढ़ते शरीर के पूरे लंबाई में घिरी होती है, पूरे लंबाई में, और लास्ट में जाकर एनस में खुलता है। तो जैसे मनुष्य के शरीर में वैसे इसके शरीर में, वैसे सभी जंतुओं के शरीर में आहार नाल एक बंद गुहा है जो शुरुआत होती है उसके मुख से, फिर मुख आता है ग्रसनी में यानी फेरिंग्स में खुलता है, और ग्रसनी से फिर ग्रसिका में खुलता है यानी इशोफेगस में खुलता है, उसके बाद क्रॉप में, क्रॉप से फिर गिजर्ड में यानी पेसड़ी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि क्रॉप और गिजर्ड कहाँ पाए जाते हैं केचुए में। उसके बाद आहार नाल की आंत भाग आती है और आंत से जो अपचित भोजन होता है वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है बात है। अब इनमें कौन से खंड में क्या क्या चीजें आती है ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सामान्य फिगर है जिसमें मैंने आपको बताया कि केचुए में आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होकर वहां तक फैली होती है। आहार नाल मतलब पाचन तंत्र का पूरा भाग। अब हम देखेंगे कुछ खंडों के बारे में कि कौन से खंड में क्या चीजें पाई जाती हैं। ये देखें यहाँ पर खंड के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर लिखा है ना, एक खंड, दो खंड, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खंड दिखे हुए। तो आहार नाल शरीर के प्रथम से अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। बता दिए ना, यहाँ से लेकर मुख से लेकर अंतिम सिरे तक एक लंबी नली के रूप में पाई जाती है। क्लियर है बात। नली के रूप में पाई जाती है आहार नाल। प्रथम खंड पर उपस्थित मुख, प्रथम खंड पर क्या उपस्थित होता है? मुख होता है। प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा में खुलता है। प्रथम से तृतीय खंड में फैली मुख गुहा यानी बकल कैविटी में खुलता है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसित होता है। यानी बकल कैविटी कहां ओपन होता है? ग्रसनी में, फायरिंग्स में। ठीक। और चौथे खंड में खुलती है, चौथे खंड में। ये हो गया चौथा खंड। तो ठीक है, मुख गुहा कहां खुलता है? चौथे खंड में। ग्रसनी एक छोटी संकरी नलिका में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। ये ग्रसनी हो गया, यहां से लेकर यहां तक का भाग ग्रसनी। और ग्रसनी कहां खुलता है? इस भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं? ईसोफेगा ग्रसिका। ग्रसनी कहां खुलती है? ग्रसनी खुलती है ईसोफेगस में यानी ग्रसिका में। ग्रसिका कहते हैं या 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि ग्रसिका कहां से कहां तक, तो 5वें से 7वें खंड तक पाई जाती है। 5वें खंड से शुरू होती है और 7वें खंड तक पाई जाती है ग्रसिका। ठीक है। तो मुख खुलता है मुख गुहा में, मुख गुहा खुलता है ग्रसनी में, ग्रसनी खुलता है ग्रसिका में। और उसके बाद ग्रसिका खुलती है पेसड़ी में, गिजार्ड में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिजार्ड किस खंड में पाया जाता है? तो गिजार्ड 8वें से 9वें खंड में पाया जाता है। 8वें से 9वें खंड में पाया जाता है। देखिए 8वें से 9वें खंड में, यहाँ से स्टार्ट होता है और 9वें खंड में पाया जाता है। ये जो संरचना देख रहे हैं इसे कहते हैं गिजार्ड, पेसड़ी। याद करिए, केचुए में पेसड़ी यानी गिजार्ड किस खंड में पाया जाता है? 8वें से 9वें खंड में। 8वें से 9वें खंड में। पेसड़ी का कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेसड़ी का कार्य क्या होता है। तो जो ये खाता है उसको चबाने में काम करता है, पीसने में काम करता है। पेसड़ी, केचुए जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे सड़ी गली पत्तियां खा लिए, मिट्टी खा लिए, मृदा खा लिए, तो उन्हें पीसने का काम करता है पेसड़ी। ठीक। पेसड़ी के बाद आता है अमाशय भाग। अमाशय के बाद आता है आंत। आंत में 26वें खंड से एक संरचना निकलती है जिसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल, सीकम, इंटेस्टाइनल सीकम निकलता है, जो कि हम लोगों में अवशेषी अंग का कार्य करता है। पेशीय पेसड़ी सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि पेसड़ी का कार्य क्या है, या केचुए पत्तियों और मृदा को किससे पीसते हैं? पेसड़ी की मदद से। पूछा जा सकता है कि अमाशय किस खंड में होते हैं? 9 से 14वें खंड तक स्थित होता है। 9 से 14वें खंड तक। अमाशय यानी स्टमक 9वें से लेकर, यहां से लेकर कहां तक? 14 खंड तक, 14वें खंड तक होता है अमाशय। ठीक। केचुए का भोजन क्या है? तो केचुए का भोजन है सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2012 में, जाके देख लीजिएगा। नीट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, केचुए का भोजन क्या है? सड़ी गली पत्तियां और मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हो।
सड़ी गली पत्तियों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। चैप्टर नंबर 16 में बताया जाएगा, क्लास 12th में, ह्यूमस क्या होता है। सड़ी गली पत्तियां जो सड़ती गलती रहती हैं, काले रंग की हो जाती हैं, उन्हें ह्यूमस कहते हैं। उनसे ह्यूमिक अम्ल निकलता है। तो उस ह्यूमिक अम्ल को ये न्यूट्रल किस्म की मदद से करते हैं। केचुए उस ह्यूमिक अम्ल को, आखिर सड़ी गली पत्तियों को खाकर आदमी बीमार पड़ जाए, नॉर्मल जंतु बीमार पड़ जाए, ये क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि इनमें उससे उत्पन्न होने वाली ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने वाली कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी आमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन बना देती हैं। ह्यूमस क्या है? सड़ी गली पत्तियों को कहते हैं। तो ह्यूमस से निकलने वाली जो ह्यूमिक अम्ल है उसको उदासीन कौन बनाता है? केचुए में उसकी आमाशय में उपस्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन करने के लिए केचुए में क्या पाया जाता है? तो केचुए के आमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंत्र 15वें खंड से शुरू होता है और अंतिम खंड तक एक नलिका के रूप में पाया जाता है। 26वें खंड में आंत से एक अंधनाल निकलती है, शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है, जिसको मैंने आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आंत्र का विशिष्ट गुण, ये पूछा गया है नीट 2011 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिफ्लोसोल का पाया जाना। टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है? तो जैसे हम लोगों में आंत में, हमारे आंत में जो विलाई होता है, विलाई का कार्य क्या होता है? अवशोषण की सतह को बढ़ा देता है। सेम वही काम केचुए में, उसमें उपस्थित आंत्रवलन टिफ्लोसोल करता है। ये इसका विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, विशिष्ट गुण 26वें खंड से प्रारंभ होता है और अंतिम 23-25 खंडों को छोड़कर आंत्र की पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन भित्तिभंज का पाया जाता है। यानी 26वें खंड से शुरू होता है, 23 से 25 खंड को छोड़ दो, उसके बाद उसके समस्त पीछे वाले भाग में ये आंत्रवलन पाया जाता है, जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं। और ये आंत्रवलन भोजन की अवशोषण की सतह को बढ़ा देता है, अवशोषण क्षेत्र में वृद्धि कर देता है। मनुष्य में अवशोषण सतह को कौन बढ़ाता है? विलाई। इनमें टिफ्लोसोल या आंत्रवलन बढ़ाता है। नीट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केचुए का विशिष्ट गुण बताइए। आंत्रवलन का पाया जाना जो अवशोषण सतह को बढ़ा देता है। यानी जो ये खाते पीते हैं, आंत के में अवशोषण होता है, तो उसमें ये जो पाया जाता है आंत्रवलन, अभी दिखाएंगे फिगर में, ऐसे होता है आंत्रवलन का पाया जाना। तो ये जो संरचना है वे अवशोषण सतह को बढ़ा देती हैं। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा यानी एनस कहते हैं। केचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइमों का स्राव होता है, जो पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। यह एंजाइम जटिल भोज्य कणों को, जो जटिल भोज्य कण है, उसे सूक्ष्म अवशोषण युक्त कण में बदलने का काम करते हैं। ठीक, ये सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। शायद यहीं पर है क्या? हाँ, ये रहा। टिफ्लोसोल की संरचना देखिए, ये है टिफ्लोसोल। अगर हम इसके आंत को काट दें तो आंत को काटने पर आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। इनका आंत पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, ऐसे भंज बना लेता है। इस भंज को ही कहते हैं टिफ्लोसोल यानी आंत्रवलन। आंत्रवलन के बनने से अवशोषण सतह बढ़ जाती है। ठीक है, अवशोषण सतह बढ़ जाती है। आइए रुधिर परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। केंचुए में रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है? देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का पाया जाता है। आपको क्लास 11th में ही आपको बताया जाएगा, आगे के अध्याय में, अध्याय 17 या 18 जो भी होगा, उसमें बताया जाएगा श्वसन एवं परिसंचरण में, कि 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक होता है बंद प्रकार का, एक होता है खुला प्रकार का। बंद प्रकार का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वह क्या दर्शाता है कि रुधिर वाहिनियों के माध्यम से गति करती हैं और हृदय तक जाती हैं। हृदय से फिर रुधिर वाहिकाओं में भेजी जाती हैं। रुधिर वाहिका से केशिकाओं में, केशिकाओं से ऊतक तक पहुंचाई जाती हैं। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर शरीर के किसी गुहा में एकत्रित नहीं होता, हमेशा रक्त वाहिनियों, केशिकाओं, हृदय में ही पाया जाता है।
खुला प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें रक्त रुधिर केशिकाओं वाहिकाओं के माध्यम से नहीं गति करता, सीधे शरीर की एक गुहा में ही इकट्ठा होता है। जैसे मच्छर में उसका खून कहाँ होता है? पीछे वाले भाग में। तो पीछे वाले भाग पूरा खून से भरा होता है, तो उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। वह जीव जिसमें आपको कोई ऐसी संरचना ना दिखाई दे जिसमें खून भरा हो, तो उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मक्खी में देख लीजिए, मच्छर में देख लीजिए, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें देह में एक गुहा होती है जिसमें ब्लड भरा होता है। हम लोगों के शरीर में बंद परिसंचरण होता है जिनमें रुधिर वाहिनियों यानी नसों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं और हार्ट उसे पंप करता है। तो इनमें भी हार्ट पाया जाता है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी रुधिर वाहिनियों के माध्यम से जाती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है, यानी इनमें रक्त रुधिर वाहिकाएं केशिकाओं और हृदय के माध्यम से ही ट्रैवल करती हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। याद कर लीजिए, 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, लगभग 1998 में पूछा गया था, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है। पूछा गया था केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं, तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर हृदय तथा रक्तवाहिनियों तक ही सीमित रहता है, किसी गुहा में नहीं होता। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। जो संकुचन होता है, हार्ट का पंप होना, संकुचित होना, वे रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखते हैं। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाते हैं। रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंचुए में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे हम लोग के शरीर में अस्थि मज्जा पाई जाती है जिसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, वैसे ही केंचुए में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं चौथे, पांचवें और छठवें खंड में। और इन रुधिर ग्रंथियों में इनमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन सबका निर्माण होता है। याद करिए, केंचुए में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं चौथे, पांचवें और छठवें खंड में। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है। यह भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि केंचुए का रुधिर किस रंग का होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किस रंग का होगा? लाल रंग का होगा। रुधिर कोशिकाएं पाई जा रही हैं और प्लाज्मा पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त की प्रकृति भक्षकाण्विक यानी फैगोसिटिक होती है, यानी रक्त किसी अन्यत्र बाहरी पदार्थों को भक्षण कर लेता है। केंचुए में विशेष श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन तंत्र मतलब इनमें लंग्स, फेफड़े वगैरह नहीं पाए जाते हैं। श्वसन किससे होता है? विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि केंचुए में, या ऐसे पूछा जाता है कि वह जंतु का नाम बताइए, वह जीव का नाम बताइए जिनमें श्वसन उसकी आर्द्र सतह से होता है। यानी केंचुए है ये केंचुआ, इसमें उसकी शरीर की सतह से ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो आर्द्र सतह से, शरीर की आर्द्र सतह से गैसों का विनिमय होता है। किसमें? केंचुए में। देखिए इनमें ये देखिए 1 2 3 4 5 6 चौथे, पांचवें, छठवें खंड में रक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें किसका निर्माण होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे हम लोगों में किस में निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में, वैसे इनमें रक्त ग्रंथियों में होता है। रक्त ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? चौथे, पांचवें और छठवें खंड में पाई जाती हैं। ठीक है। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिनमें रक्त किसके माध्यम से? रक्त वाहिकाओं के माध्यम से गति करते हैं। इनमें 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। एक हृदय, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 2 इधर हैं और उधर, मतलब 4 इधर है। 1 2 3 4, 4 इस साइड है, 4 उस साइड होंगे, यानी 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। आइए उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर लें तो इंपॉर्टेंट है। इनमें उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो निफ्रेडिया यानी वृक्कक के माध्यम से होता है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्कक यानी निफ्रेडिया के माध्यम से उत्सर्जन किन में होता है? तो केंचुए में होता है। उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित होते हैं
अवलयित नलिकाओं से बने होते हैं जिन्हें वृक्कक यानी नेफ्रीडिया कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि केचुए में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, किस अंग के माध्यम से? तो केचुए में उत्सर्जन वृक्कक यानी नेफ्रीडिया के माध्यम से होता है। इनमें वृक्कक 3 प्रकार का होता है, नेफ्रीडिया 3 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2010 में, देख लीजिएगा। नीट 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि वृक्कक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पटीय वृक्कक जिसे सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं, अध्यावरीय वृक्कक जिसे एंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया कहते हैं, ग्रसनीय वृक्कक जिसे हम फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्कक नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया कितने प्रकार का होता है? 3। पटीय वृक्कक यानी सेप्टल नेफ्रीडिया, अध्यावरीय वृक्कक यानी इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, और तीसरा ग्रसनीय वृक्कक जिसे हम फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहते हैं। पटीय वृक्कक 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों और अंतरखंडीय पंडों पर पाए जाते हैं, आंत्र में खुलते हैं। फिगर में देखें पटीय वृक्कक कहाँ पाया जाता है, देखिए सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ पाया जाता है? 15वें खंड से शुरू होता है और अंतिम भाग तक पाया जाता है। ये देखिए, एक पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 और 1 14 12 1 13। 1 मिनट, कहीं से गड़बड़ी हो रही है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 13 14। 15वां खंड ये है, 15 16 17। 15वें खंड से शुरू होती है, 15वें खंड से शुरू होती है पटीय वृक्कक और कहाँ तक जाती हैं? अंत तक, गुदाद्वार तक फैली होती हैं। तो पटीय वृक्कक कहाँ से शुरू होती है? 15वें खंड से और अंतिम खंड तक पाई जाती हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा आता है अध्यावरीय वृक्कक। अध्यावरीय वृक्कक यानी इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? तो तीसरे पर देखिए, यहाँ पर जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर जो डॉटेड स्ट्रक्चर, डॉटेड संरचना, ये सब आप देख रहे हैं ना, जो डॉटेड है, ये सब इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया हैं। जो आपको ऐसे बिंदु जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तो ये शुरू होती है तीसरे खंड से और अंतिम खंड तक पाया जाता है। यह शरीर के देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड से शुरू होती है और अंतिम खंड तक पाई जाती हैं। शरीर की सतह पर खुलते हैं। ये जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होता है, पूछा जा सकता है कि इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया यानी अध्यावरीय वृक्कक किस जगह पर खुलता है? तो शरीर की सतह पर खुलता है। उसके बाद आता है ग्रसनीय वृक्कक यानी फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये कहाँ पर खुलता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटीय वृक्कक कहाँ खुलता है? तो पटीय वृक्कक खुलता है इंटेस्टाइन में। ये रीजन खुलता है इंटेस्टाइन में। ये वाला भाग है इंटेस्टाइन। ये आमाशय है, ये आंत है, ये पेसड़ी है, ये ग्रसिका है, ये ग्रसनी है, बकल कैविटी है, मुख है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में यानी आंत्र में पटीय वृक्कक खुलता है। अब ग्रसनीय वृक्कक कहाँ से कहाँ पाया जाता है? चौथे, 5वें और 6वें खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाया जाता है। देखिए, 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, जोड़ी 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 युग्मित गुच्छों, युग्म मतलब जोड़ा, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कौन से खंड में? चौथे, 5वें और 6वें खंड में। चौथे, 5वें और 6वें खंड में। वृक्कक शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करता है। अब वृक्कक का कार्य क्या होता है? उत्सर्जी अंग का कार्य क्या होता है? शरीर में जो तरल पदार्थ हैं उनको नियंत्रित करना, जल की मात्रा का नियंत्रण करना। तो वृक्कक शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन करता है। वृक्कक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है जो गुह्य कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप वृक्कक के नलिके भाग से जुड़ा रहता है जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर के एकत्र कर आहार नाल में बाहर डालता है। अब आता है तंत्रिका तंत्र। केचुए में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम में देखते हैं ब्रेन एंड किससे बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छों में पाई जाती है, जिसे गैंग्लिया कहते हैं, के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होती है। बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं एकत्रित होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं, यानी गैंग्लियंस बनाती हैं। ये देखें, गैंग्लियंस बनाती हैं। बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं एकत्रित होकर गैंग्लिया यानी गुच्छिकाओं का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तीसरे और चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु दो सिरों में विभक्त होकर पार्श्वता ग्रशिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रामस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। जो नर्व कार्ड है वो आप देखें पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा खंड। अगर यहाँ से देखें तो तीसरा और चौथा ये होगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये गड़बड़ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरे खंड और चौथे खंड में अगर आप देखें तो तंत्रिका रज्जु, ये जो तंत्रिका रज्जु आया है इधर से इधर मुड़ जाता है आहार नाल से होते हुए, फिर एक इधर रास्ते से मुड़ जाता है आहार नाल के इस तरफ से। तो एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है, आहार नाल को घेर कर एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है। इससे मिलकर परामस्तिष्क गुच्छिका यानी क्या बनाती हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया परामस्तिष्क गुच्छिका का निर्माण करती हैं। जो नर्व कार्ड है तंत्रिका रज्जु वो तीसरे और चौथे खंड में ऐसे विभाजित हो जाता है। ये एक आया है ना ट्यूब, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये ट्यूब दो भागों में, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, दो भागों में विभाजित हो जाता है। और आहार नाल के उस तरफ से निकलता है और आहार नाल के इस तरफ से ये निकलता है। इन दोनों गुच्छिकाओं को कहते हैं परामस्तिष्क गुच्छिका। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है, एक रिंग बन जाती है ऐसे। तंत्रिका वलय परामस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये पूरी कंप्लीट संरचना क्या कहलाती है, ब्रेन कहलाती है। तो पूछा जा सकता है केचुए में मस्तिष्क का निर्माण कौन करता है, तो तंत्रिका वलय और परामस्तिष्क गुच्छिका मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। परामस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशीय अनुक्रियाओं को समाकलित करते हैं, यानी इनमें तंत्रिका आवेगों का संचरण और उनका समाकलन करने का काम करती हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं इसके बारे में। इनमें संवेदी अंग के रूप में आँख नहीं पाया जाता, इनमें आँख नहीं पाए जाते, इनमें आँख का अभाव होता है, आइज नहीं पाई जाती, केचुए में देख नहीं सकती। इनमें कुछ प्रकाश संवेदी अंग पाए जाते हैं, किस क्षेत्र पे, तो पृष्ठ भाग पर। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा हुआ है कि प्रकाश संवेदी अंग किस भाग में पाए जाते हैं, तो पृष्ठ भाग में पाए जाते हैं। स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं, पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही होते हैं जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। अब आता है केचुए का जनन तंत्र। तो केचुआ उभयलिंगी प्राणी यानी हार्मेफ्रोडाइट है। इसके एक ही बॉडी में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, यानी इनमें नर और मादा पृथक नहीं होते हैं। एक ही प्राणी में वृषण और अंडाशय दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, यानी नर भाग भी एक ही में पाया जाता है, मादा भाग भी एक ही में पाया जाता है। देखिए ओवरी भी एक ही भाग में पाया जाता है, टेस्टिस भी एक ही भाग में पाया जाता है, यानी इसमें नर और मादा भाग अलग अलग नहीं होते। अब यहाँ पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और पूछा भी गया है, नीट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि टेस्टिस किस भाग में होता है, किस खंड में होता है। तो 10वें और 11वें खंड में दो जोड़ी टेस्टिस यानी वृषण पाए जाती हैं। कौन से, 10वें खंड में और 11वें खंड में। देखिए ये एक जोड़ा वृषण है, ये क्या है, वृषण है, टेस्टिस, जो एनसीईआरटी में लिखना भूल गए हैं किताब वाले। इसको ऐसे डैश करके लाइनिंग तो बना दी है लेकिन लिखे नहीं, तो इसको लिख लीजिएगा, क्या है, टेस्टिस है, ये वृषण है। एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, दो जोड़ी वृषण पाया जाता है। कौन से खंड में, 10वें और 11वें खंड में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है नीट 2009 में। इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती हैं।
शुक्रवाहिकाएं यानी वास डिफरेंस या 18वें खंड तक जाती हैं। देखिए ये 18वां खंड अंदर की तरफ है, 18वें खंड तक जाती हैं। और किस में जाती हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि में। ये 2 जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं, सॉरी 1 जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं, जहां ये प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती हैं। 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां, ये महत्वपूर्ण है। एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? 17वें खंड में और 19वें खंड में। 18 को छोड़ दीजिए, ये 18 खंड है ना, ये देखिए 19वें खंड में। 17वें और 19वें खंड में सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां पाई जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो जनन में सहायता करती हैं। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड में अधर पार्श्व में एक जोड़ा नर छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं। जो प्रोस्टेट वाहिनी है यानी जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलती हैं और जो शुक्र वाहिनी है, ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसे कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं। 18वें खंड में एक छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलती हैं। साथ ही 6वें से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलेनुमा संरचनाएं 4 जोड़ी शुक्राणु धानियां पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 6वें से लेकर 9वें खंड में ये देखिए 4 जोड़ी क्या पाया जाता है? शुक्र धानियां, जिसमें शुक्राणु इकट्ठे होते हैं कॉपुलेशन के समय, यानी इनमें जब मेटिंग होती है तो यही शुक्र धानियां ही एक्सचेंज हो जाती हैं। एक केचुए की शुक्र धानी दूसरे में चली जाती है, दूसरे की इसमें चली जाती है। इस पर मेथिस सीके जिसे कहते हैं। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करता है। एक जोड़ी अंडाशय किस खंड में पाई जाती है? 12वें से 13वें खंड में पाई जाती है। एक जोड़ी अंडाशय, देखिए एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडाशय ये, दूसरा अंडाशय ये, कौन से खंड में पाई जा रही है? 12वें खंड में और 13वें खंड में, क्योंकि कुछ भाग यहाँ पर 12वें खंड में आ जाता है। आधा भाग 12वें खंड में, आधा भाग 13वें खंड में। तो याद करिए कि वृषण, एक जोड़ी वृषण कौन से खंड में पाए जाते हैं? 10वें और 11वें खंड में। एक जोड़ी अंडाशय कौन से खंड में पाए जाते हैं? 12वें और 13वें खंड में। यानी 10-11 छोड़ दो, 10-11 में क्या पाया जाता है? 10 और 11 में पाया जाता है नर भाग और 12-13 में मादा भाग अंडाशय। याद हो गया? अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है जो अंडवाहिनी तक होती है। आपस में जुड़कर 14वें खंड के अधर तल पर एक मादा जनन छिद्र, जिसके बारे में शुरू में बताए थे, एक ही मादा जनन छिद्र होता है, उसमें खुलती हैं। शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो मैथुन के द्वारा होती है। जब एक कृमि दूसरी कृमि को पाता है तथा उनके जनन द्वार गोनेडल ओपनिंग्स एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैले को, जिन्हें शुक्राणुधर यानी स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, में बदल लेते हैं। देखिए ये अर्थवार्म है, केचुआ है, जिसको हम नाम दे दें ए, और ये अर्थवार्म केचुआ है जिसको नाम दे दें बी। तो ये ए जो केचुआ है बी के पास आता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें स्पर्मेथिकल ओपनिंग्स होती हैं। कौन से खंड में? नहीं, 5वें से 9वें खंड में। 5वें से 9वें खंड में स्पर्मेथिकल ओपनिंग्स होती हैं, जिसके माध्यम से शुक्राणुओं से भरी थैली, इसका शुक्राणु से भरा थैली इसके अंदर पहुंचता है और इसका शुक्राणु से भरी थैली इसके अंदर पहुंचता है। ठीक है, याद रखेंगे जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया इनके शरीर के अंदर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शुक्राणुओं का एक्सचेंज होता है। ये ए वाले जो शुक्राणु है अपना शुक्राणु बी वाले को दे देते हैं, ये ए है, ये अपने शुक्राणु को बी को दे दिए और बी वाला जो है वो अपने शुक्राणु को ए को दे दिया। बस यही होता है कॉपुलेशन मैथुन की प्रक्रिया में, शुक्राणु से भरी थैलियों का आदान प्रदान होता है। बाकी इनका जो क्राइटेलम भाग है, पर्याणिक भाग, ये जो भाग है पर्याणिक भाग क्या स्रावित करता है? ककून स्रावित करता है, ककून स्रावित करता है। तो इस ककून जैसी थैली में इसके शुक्राणु जो बी के शुक्राणु है, अब अगर हम मान लें ए में, तो ए में यहां पर एक संरचना बना जिसे हम ककून कहते हैं। ये क्या है? ककून। कौन स्रावित करता है? ककून।
ककून स्रावित करता है पर्यायिक यानी क्लाइटेलम भाग। तो इस ककून में इसका शुक्राणु आ गया स्पर्म प्लस, स्पर्म किसका है, बी का स्पर्म है, और ए का एग सेल है। तो स्पर्म और एग सेल पहुंच गए, और भी कुछ महत्वपूर्ण तरल पदार्थ भी भर जाते हैं। जब इतनी सारी चीजें इस ककून में भर जाती हैं तो ये जो प्राणी है, ये केचुआ, इस ककून को अपने शरीर से बाहर छोड़ देता है, मृदा में बाहर छोड़ देता है। तो ककून से भरी जो थैली है, ककून से भरी जो थैली है जिसके अंदर स्पर्म है और एग है, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, भ्रूण। जितने स्पर्म होंगे, जितने एग होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, भ्रूण बनेंगे। तो लगभग 2 से 20 भ्रूण बनते हैं। और जब भ्रूण से 3 सप्ताह बाद 3 वीक्स लेटर जब संतान उत्पन्न होता है तो ये फटता है ककून, और इससे एक बार में 4 करके कुल 20 नए छोटे केचुए कण पैदा होते हैं। ठीक, तो इनमें जनन का प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ है, आप देख सकते हैं कैसे हुआ। पर्यायिक यानी क्लाइटेलम की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न ककूनों में, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2003 में, सॉरी 2009 में, नीट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ककून का निर्माण कौन करता है, पर्यायिक यानी क्लाइटेलम में परिपक्व शुक्राणु व अंड कोशिकाओं तथा तरल जमा हो जाता है। किसमें, ककून में। ककूनों में क्या जमा होता है, शुक्राणु, अंड कोशिका और तरल। तो मैंने अभी बताया ना कि जो ककून होता है जिसमें ये सारी चीजें भरी होती हैं, उसे केचुआ अपने शरीर से बाहर जमीन में छोड़ देता है, यानी ऐसी गुब्बारे जैसी संरचना जिसमें स्पर्म भी है, एग भी है, उसको बाहर, शरीर से बाहर छोड़ देता है। निषेचन एवं परिवर्धन ककून के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ककून के अंदर होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ककून के अंदर केचुए का निषेचन और परिवर्धन यानी डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, जिसे कृमि मृदा में छोड़ देता है। यानी कह सकते हैं कि निषेचन परिवर्धन कृमि के शरीर में नहीं होता, केचुए के शरीर में नहीं होता, बाहर जो ककून छोड़ देता है उसमें होता है। अंड व शुक्राणु कोशिकाओं का ककून के अंदर ही निषेचन हो जाता है, यानी स्पर्म और एग सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो, भ्रूण बनाते हैं। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है, मृदा के ऊपर या अंदर छोड़ देता है। कृमि भ्रूण ककून में रहते हैं। ये जो भ्रूण हैं, एम्ब्रियो हैं, वे किस में रहते हैं, ककून के अंदर रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह के बाद 3 वीक्स लेटर ये 4 की औसत से 2 से 20 शिशुओं का निर्माण करते हैं। यानी इन ककून के फटने से 1 2 3 4 करके छोटे केचुए पैदा होते हैं, और कुल लगभग 20 ठोरे। कृमि में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं आती। केचुए में परिवर्धन डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इनमें लार्वा नहीं बनती, जैसे मेंढक में लार्वा बनती है जो मछली के समान होती है, जिसके बारे में आपको बताया है। इनमें लार्वा नहीं बनती, जैसा केचुआ है वैसे ही पैदा होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो केचुआ है उसका जो उत्सर्जित पदार्थ, जो मल पदार्थ है, वो कृमि, जिसे हम कृमि छिप्त या वर्म कास्टिंग कहते हैं, वो एक खाद के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा, केचुआ जमीन की जो मृदा है उसको खोदता रहता है, अंदर बिल बनाता रहता है। तो खोदने और अंदर बिल बनाने से उस मृदा में वायु अच्छी मात्रा में जाती रहती है, जिससे पौधों को वायु प्राप्त होता रहता है, और इस वजह से यह किसान का मित्र कहलाता है। क्यों, क्योंकि अब जब पौधों को वायु अच्छी तरीके से मिलेगी तो पौधा अधिक अच्छी तरीके से उपजेगा और उपजाऊ मात्रा भी बढ़ेगी, तो इसीलिए इसे हम किसान का मित्र कहते हैं। यह मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है, जिससे मिट्टी छिद्रित हो जाती है और बढ़ते हुए पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता और उनकी नीचे की ओर बढ़ना सुगम बनाता है। इस प्रकार केंचुओं द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने की विधि, मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने की विधि को कृमि कंपोस्ट खाद निर्माण कहते हैं। कृमि कंपोस्ट खाद निर्माण कहते हैं। केंचुए मछली पकड़ने के लिए एक प्रलोभक के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, केंचुए को खूंटी में बांध के छोड़ देते हैं। जब मछली खाने आती है तो उसमें उसका कांटा फंस जाता है।
तो बस ये था आज का टॉपिक जो संपूर्ण हो गया केचुए के बारे में। तो यहाँ से आपने देखा 4-5 क्वेश्चन अभी तक नीट में पूछे हुए हैं, आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? खंडों में, कौन से खंड में कौन सा अंग पाया जाता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया है। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और जितनी चीज़ें आपको बताए हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको बार बार देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। और कुछ क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि केचुए का जूलॉजिकल नेम बताइए। जो 2 स्पीसीज भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं उनके आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कि केचुए में क्लाइटेलम यानी पर्याडिक किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है और कौन से खंड को घेरता है। नेक्स्ट, केचुए में विसरण कौन से खंड में पाया जाता है। नेक्स्ट, केचुए में अंडाशय कौन से खंड में पाया जाता है। नेक्स्ट, केचुए में अंधनाल किस खंड से शुरू होता है। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा और जितनी भी चीज़ें आपको बताए हैं उसको बार बार याद करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।